लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 11 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जूते पहनकर नीली को लेकर निरूपमा चली। बाहर निकलकर गली के घरों को पार करने लगी तो काम करती हुई किसानों की स्त्रियां आकर जमा हो गईं और चारों ओर से घेर लिया। स्नेह से उच्छ्वसित होकर उन्हीं में से एक वृद्धा ने कहा, हमारी तो भाग फूट गई बिटिया रानी। मालिक हमें छोड़कर चले गए। किसानों को लड़के से बढ़कर मानते थे, कभी नजर नहीं ली, लगान नहीं बन पड़ा, खेत में नहीं पैदा हुआ तो घर से दिया है, किसी पर दूब की छड़ी नहीं उठाई, कभी डांड नहीं लिया। चल हट, राह छोड़, सिपाही ने आगे बढ़कर डांटा। रहने दो, शांत खड़ी हुई निरूपमा बोली। रत्ती रत्ती जीव देने से एक साथ मर जाना अच्छा है, बुढ़िया ने आवेश में आकर कहा। हटाई हुई काई की तरह स्त्रियां फिर सिमट आईं। ये देखो, ये देखो, बुढ़िया एक एक स्त्री की कोछी की धोती फैलाकर दिखाती हुई। किसी तरह लाज बचाए है, आषाढ़ का महीना है, अनाज नहीं रहा। 6-6 रुपए वाले खेत के 3 साल में 18-18 रुपए पड़ने लगे। 1.5 का अनाज तुम ही से ले, नजर नियाद ऊपर से, कहाँ तक दें? खेत न जोते तो नहीं बनता, पापी पेट। कहने वाली वृद्धा रोने लगी और युवती प्रौढ़ा किसान नारियां भी नीरव अश्रुपात करने लगीं। नीरू की भी आंखें छलछला आईं। नीली हैरान होकर दोनों ओर देख रही थी। तब तक उन्हीं में से संभली हुई एक ने कहा, देखो रो रही हैं, अभी ये सब क्या जाने। रोती हुई बुढ़िया बोली, तुम्हारा गुलाम मलिकवा नहीं रहा। चुप रहे बुढ़िया, बहुत न बढ़, सिपाही ने डांटा। क्यों, क्या हुआ? सिपाही की तरफ कुटिल भ्रूक्षेप कर रुंधते गले को संभालकर नीरू ने पूछा। अभय पाते ही उच्छ्वसित होकर रोती हुई आवेग से रुखते कंठ की बाधा न मानकर बुढ़िया कहने लगी, किशुन कुमार के खेत मलिकवा बटाई जोते था, तब खेत बेदखल न हुए थे। गांव वाले किशुन से नाराज थे। किशुन विलायत गए थे पढ़ने, मलिकवा से बोले किशुन के खेत छोड़ दे, मलिकवा इनकार कर गए। फिर गांव वाले मालिक से मिले। एक दिन डेरे में मालिक बुलाकर छोड़ने को कहते रहे कि गांव वालों का साथ दे। मलिकवा कुछ न बोला। फिर अंधेरे में कुछ जन खेत में पकड़कर अकेला जानकर। बुढ़िया वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। नीरू सन्न हो गई। सिपाही से पूछा, फिर क्या हुआ उसका? मुस्कुराकर सिपाही बोला, ये पक्की बदमाश है। मलिकवा को मिर्गी आती थी, रात को गढ़ी में डूब गया था, सुबह को उसकी लाश मिली। थानेदार आए, उन्होंने भी यही माना, पर ये शैतान की खाला वहां भी आए बाएं बकती रही। रात को छां देख कर आ गए, कहकर चिल्लाती है। कृषक नारियों ने क्रूर दृष्टि से सिपाही को देखा और बुढ़िया को आंचल से हवा करने लगी। एक पानी लेने गई। नीरू इस आशा से खड़ी रही कि वे भी बुढ़िया के इस प्रसंग पर कुछ कहें, पर वे न बोली, केवल कटाक्ष पढ़कर नीरू खड़ी रही। सिपाही ने चलने को कहते हुए कहा कि देहात के ऐसे मामले हैं, आगे मालिक से इसका ठीक ठीक पता लगेगा। बुढ़िया होश में आ रही थी। नीरू धीरे धीरे खेत की ओर चली। सिपाही से पूछा, मलिकवा बुढ़िया का लड़का था? जी हां। जैसे कुछ लाना भूलकर सोचकर सिपाही लौटा। वे बाबू खड़े हैं, मेड़ मेड़ जाइए, कहकर। द्वार पर द्वारिका नाई बैठा था। बुलाकर सिपाही ने कुर्सी ले चलने के लिए कहा। द्वारिका मुंह बिगाड़कर उठे और पीछे पीछे कुर्सी लेकर चले। कुमार के बेदखल किए बाग के एक आम के नीचे सुरेश कुर्सी पर बैठे थे। नीरू धीरे धीरे मेड़ों के ऊपर से चलती हुई गई। आगे आगे नीली। तब तक सिपाही भी आ गया। खेतों में द्वारिका कुर्सी लेकर दौड़े। बाग की खाई पार करते हुए पैर फिसल जाने पर गिर पड़े। नीली खिलखिलाकर हंसने लगी। कुर्सी का एक पाया टूट गया। सिपाही मारने दौड़ा, नीरू ने रोक दिया। सिपाही सुरेश की ओर देख कर रह गया। सुरेश द्वारिका को घूरते रहे। फिर सिपाही से कहा, इसे रखवाकर दूसरी कुर्सी ले आओ। द्वारिका को लेकर सिपाही फिर लौटा। गुरुदीन तिवारी, शीतल पाठक, मन्नी सुकुल, ललई मिसिर, कामता दुबे आदि
मुख सब के सब जन जोत रहे थे। सुरेश के गांव आने पर शिष्टाचार करने गए थे। हली के लिए पकड़ लिए गए। कुछ और भी किसान थे। जमींदार के खेत पहले बोए जाते हैं, कायदा है। बुलाने पर लोग चले गए थे। कुर्सी आ गई। नीरू खड़ी हुई कभी जनेऊ देखती थी, कभी जनेऊ वालों की हल चलाने की निपुणता। हंस नहीं रही थी, पर हंसी की हल्की रेखा होंठों पर खिंची थी। इसी समय खेत के उस तरफ कुएं के पास एक स्त्री आती हुई देख पड़ी। स्वस्थ, प्रौढ़, घूंघट से केवल ललाट ढका हुआ। नीली पहचान कर आनंद से उच्छ्वसित होकर बोली, कुमार बाबू की मां। सुरेश वहीं थे। कुमार बाबू की? डांट के स्वर से कहकर नीली को दबा दिया। नीरू ने एक दफा बगल की ओर मुंह कर भाई को देखा। इसी समय जोतते हुए हलवाहे खेत के इस तरफ आ गए। गुरुदीन के साथ सबने बैल खड़े कर दिए और बाग की तरफ चले। और जाति वाले खाई के पास छाह में बैठ गए। ब्रह्ममंडली बाग के भीतर सुरेश बाबू से पास आई। मालिक 3 बाह हो गए। जुवार के लिए अब और भी जुताइएगा? गुरुदीन कृपाकांक्षा की दृष्टि से देखते हुए बोले। रहने दो, बो जाए तो एक बाह करके पाटा दे दो, सुरेश ने कहा। मालिक, शीतल बोले, गांव में पानी नहीं भरने दिया जाता। अब कौन बेधर्म हो, यहां आती है। समझकर भी नीरू ने जैसे न समझाओ। क्या बात है? सुरेश से पूछा। कुछ नहीं, ये सब जानकर क्या होगा। जहां की जैसी रीत उसी तरह बंगला में बोले। नीरू चुप हो गई। अगर ये खेत सीर बनाया जाएगा तो कुआं सरकारी होगा। हार में लोग आते हैं, दोपहर को लोग प्यासे भी होते हैं। अगर इनका पानी भरना जारी रहा तो लोग क्या बरगद दुह दुह कर पिएंगे। और किसी कुएं का पानी नहीं अच्छा। गुरुदीन ने कहा। न गांव वाले इनके काम के हैं, न ये गांव वालों के काम के। व्यर्थ दूसरों का सगुन बिगाड़ती हैं, मन्नी ने कहा। नीरू के हृदय की गति तेज हो गई। नीली सूख कर जैसे गांव वालों को देखने लगी। तुम बातचीत करो, उनका और तो कुछ यहां है नहीं। घर घर है, वे बेचते हों तो ले ले, सुरेश ने तटस्थ समझदार की तरह कहा। निरुपमा ने स्फारित आंखों से एक बार सुरेश को देखा, जैसे खास तौर से ये रूप देख लेने, इससे परिचित हो जाने की इच्छा हुई हो। ये वो सुरेश नहीं जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है। बाग ये बंजर था ही, सरकार में आ गया। खेत सरकारी ही थे, अब घर घर है। सिपाही ने उद्दंड स्वर से उसी लकीर पर जबान फेरी और लाठी का गोला एक दफा जोर से दे मारा और सहारा लिया। ये समस्त संप्रदाय नीरू की दृष्टि में छाया रूप से चक्कर काटने लगा, जैसे स्वार्थ पर चाटुकारिता उसे ग्रस्त करना चाहती है। हृदय के बल और विश्वास के साथ वो उमड़ी, पर फिर वहां की प्रकृति उसे दबाने लगी। उसी समय दृष्टि उस महिला के मुख से जाकर लिपट गई। वे पानी भर चुकी थीं, उबहनी फंदिया रही थीं। अपना काम कर चलने से पहले उन्होंने फिर नीरू को देखा। दूर होने पर भी दोनों की दृष्टि स्पष्ट रूप से एक दूसरी की आंखों में चुभ गई। इधर मूर्तिमती नवीन प्रीत थी, उधर संसार की क्रूरता को सहने वाली करुणा। महिला ने विलंब न कर कंधे पर उबहनी डालकर दोनों घड़े एक एक कर उठा लिए। नीरू ने आंखें झुका लीं, श्रद्धा से न तो हो जैसे प्रणाम किया। इसी समय गुरुदीन बोले। मालिक, कहो तो कह दे, सरकारी कुएं में पानी भरने न आया करें। अब कुआं उसके अहमक है क्या? अपना काम क्यों नहीं देखता? सुरेश ने डांटा। नीरू प्रसन्न होकर हिली। नीली गोद के सहारे थी। खड़ी होकर गुरुदीन को देखने लगी। गुरुदीन गऊ हो गए, बोले। मालिक, खेत तो तैयार है, अब बोने का हुक्म हो तो काम जारी किया जाए। स्नेह स्वर से सुरेश बोले। हम जमींदार हैं तो किसी को उजाड़ने के लिए नहीं। जो सरकार के राज्य में है वो किसी गांव में बसा हुआ उसका पानी नहीं बंद कर सकता कोई। वो मुसलमान हो जाए तो उसी कुएं में भर सकता है या नहीं पानी? भरते ही है मालिक, मन्नी ने जोर देते हुए कहा और बाग छोड़कर खेत की तरफ चला, अपने गमछे की झोली में बीज लेकर। अरहर, ज्वार, तिल्ली मिले हुए। यद्यपि बातचीत से सब कुछ निरुपमा की समझ में आ गया था, फिर भी अब परिस्थिति शांत हो जाने पर और अच्छी तरह समझ लेने के लिए सुरेश से पूछा। दादा, यहां के खेत बाबा के समय तो सीर में न थे? नहीं,
सुरेश गंभीर होकर बोले, इसका गिरजा शंकर के नाम पट्टा था। वे 2-3 पुश्त से इसके काश्तकार हैं, इसलिए बहुत कम लगान उन्हें पड़ता था। वे भी खुद काश्त न करते थे, कलकत्ते में रहते थे। फिर शहर में रहने के विचार से कानपुर में अड्डा जमाया था। उनके ना रहने पर उनकी स्त्री बटाई में दिया करती थी, पर बटाई के खेत की हैसियत बिगड़ जाती है, इसलिए हमें बेदखल कराना पड़ा। विषय को समझकर नीरू ने पूछा, ये बाग किसका है? ये भी गिरजा शंकर का है, पर उनके यहां न रहने से इसकी भी हैसियत बाग की नहीं रह गई। बहुत से पेड़ सूख गए, नए लगवाए नहीं गए। अब इसकी बाग की हैसियत नहीं रही। ऐसी जगह जमींदार की होती है। हमने दावा कर इसे भी अपने कब्जे में कर लिया है। कहकर सुरेश कुर्सी से उठे और खेत की तरफ बढ़े। इसी समय निरुपमा की दासी घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि के लिए उसे ले जाने आई। उठकर नीली को लेकर निरुपमा घर की ओर चली। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।